हैरी पॉटर और रहस्यमयी तहखाना अध्याय 3 रॉन का घर। रॉन, हैरी दबी आवाज में बोला। फिर वो दबे पांव खिड़की तक आया और उसके पल्ले को ऊपर उठाया जिससे छड़ों के बीच से बात हो सके। रॉन, तुम कैसे? क्या? हैरी जो देख रहा था, जब उसे उसका मतलब समझ में आया तो उसका मुंह खुला रह गया। फिरोजी रंग की एक पुरानी कार हवा में खड़ी हुई थी और रॉन उसकी पिछली खिड़की से बाहर झुका हुआ था। आगे की सीट पर रॉन के बड़े जुड़वा भाई फ्रेड और जॉर्ज थे, जो हैरी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। सब ठीक है हैरी? रॉन ने पूछा। क्या बात है, तुमने मेरी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने तुम्हें 12 बार अपने घर आने का संदेश भिजवाया था। फिर डैडी ने बताया कि मगलुओं के सामने जादू करने की वजह से जादू मंत्रालय ने तुम्हें चेतावनी दी है। वो मैंने नहीं किया। और उन्हें कैसे पता चल गया? वे जादू मंत्रालय में काम करते हैं। तुम जानते हो, हमें स्कूल से बाहर मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, रॉन ने कहा। ये बात तुम कह रहे हो? हैरी हवा में झूलती हुई कार की तरफ घूरते हुए बोला। रॉन ने कहा, अरे ये उस गिनती में नहीं आएगा। हमने तो ये कार सिर्फ उधार ली है। ये डैडी की कार है और इस पर हमने जादू नहीं किया है। ये डैडी की कार है, हमने इस पर जादू नहीं किया है। परंतु जिन मगलुओं के साथ तुम रहते हो, उनके सामने जादू करना। मैंने तुम लोगों से कहा ना, मैंने जादू नहीं किया है। पर पूरी बात समझाने में बहुत वक्त लगेगा। देखो, क्या तुम हॉगवर्ट्स में जाके ये बता सकते हो कि मेरे अंकल आंटी ने मुझे ताले में बंद कर रखा है और वे मुझे वापस नहीं लौटने दे रहे हैं? जाहिर है मैं खुद को जादू से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि मंत्रालय ये सोचेगा कि मैंने 3 दिन में दूसरी बार मंत्र का प्रयोग किया है। इसलिए फालतू बात मत करो। हम तुम्हें अपने साथ घर ले जाने के लिए आए हैं, रॉन बोला। परंतु तुम भी मुझे जादू से बाहर नहीं निकाल सकते। हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम भूल रहे हो मेरे साथ कौन है? रॉन ने अपना सिर अगली सीट की तरफ झटके के साथ घुमाकर मुस्कुराते हुए कहा। इसे छड़ों में बांध दो, फ्रेड ने हैरी की तरफ रस्सी का एक सिरा उछालते हुए कहा। अगर डर्सली दंपत्ति जाग गए तो वो मुझे जान से मार डालेंगे, हैरी ने रस्सी को छड़ में बांधते हुए कहा। चिंता मत करो और पीछे हट जाओ, फ्रेड ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। हैरी पीछे हटकर छाया में हेडविग के पास खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हेडविग को इस बात का एहसास था कि ये काम कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए वो स्थिर और खामोश थी। कार के इंजन की गड़गड़ाहट तेज होती गई और जब फ्रेड ने कार हवा में तेजी के साथ आगे बढ़ाई तो अचानक धमाके के साथ छड़ें खिड़की से अलग हो गई। हैरी लपक कर खिड़की के पास पहुंचा। उसने देखा छड़ें जमीन से कुछ फुट ऊपर लटक रही थीं और हाँफता हुआ रॉन उन्हें कार में ऊपर की तरफ खींच रहा था। तनावग्रस्त हैरी ने कान लगाकर सुना, परंतु उसे डर्सली दंपत्ति के बेडरूम से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। जब रॉन ने छड़ें कार की पिछली सीट पर रख लीं तो फ्रेड ने कार पीछे करके हैरी की खिड़की से चिपका कर खड़ी कर दी। रॉन बोला, अंदर आओ। परंतु मेरा हॉगवर्ट्स का सामान, मेरी छड़ी, मेरी जादुई झाड़ू, ये सब सामान कहाँ रखा है? सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी के ताले में बंद है और मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। कोई दिक्कत नहीं है, जॉर्ज आगे की सीट से बोला। रास्ते से हट जाओ हैरी। फ्रेड और जॉर्ज सावधानी पूर्वक खिड़की से होते हुए हैरी के कमरे में आए। जब जॉर्ज ने अपनी जेब से एक साधारण हेयरपिन निकाला और उससे ताला खोलने लगा तो हैरी ने सोचा। फ्रेड बोला, बहुत से जादूगर सोचते हैं कि मगलुओं की ये तरकीब सीखना समय की बर्बादी है, पर हमें लगता है ये एक ऐसी कला है जिसे सीखना बहुत फ़ायदेमंद है। हालांकि हमें इसमें समय ज़्यादा लगता है। एक हल्की क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। जॉर्ज फुसफुसाया, अब हम तुम्हारा संदूक लेकर आते हैं। तब तक तुम कमरे में अपना सारा ज़रूरी सामान बटोर कर रॉन को दे दो।
जुड़वा भाई अंधेरे में सीढ़ियां उतरने लगे तो हैरी ने उन्हें धीमे स्वर में चेतावनी दी। सबसे नीचे वाली सीढ़ी से बचकर जाना, वो आवाज़ करती है। हैरी कमरे के चारों तरफ भागा। उसने अपना सारा सामान बटोरकर खिड़की से रॉन को दे दिया। फिर संदूक को सीढ़ियों के ऊपर लाने में फ्रेड और जॉर्ज की मदद करने लगा। हैरी को वॉर्नन अंकल के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। आखिरकार वे तीनों हाँफते हुए ऊपर पहुंचे। फिर हैरी के कमरे से होते हुए वे संदूक को खुली खिड़की तक ले गए। फ्रेड कार में पहुंचकर रॉन के साथ संदूक खींचने लगा। हैरी और जॉर्ज कमरे की तरफ से संदूक धका रहे थे। एक एक इंच करके संदूक खिड़की के बाहर खिसकने लगा। वॉर्नन अंकल दोबारा खांसे। कार के अंदर से संदूक खींच रहे फ्रेड ने हाँफते हुए कहा, थोड़ा सा और, बस एक जोर का धक्का। हैरी और जॉर्ज ने संदूक पर अपने कंधों का पूरा जोर लगाया। वो खिड़की से होता हुआ कार की पिछली सीट पर पहुंच गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, जॉर्ज फुसफुसाया। परंतु जैसे ही हैरी खिड़की की चौखट पर चढ़ा, अचानक पीछे से उल्लू की जोरदार चीख सुनाई दी। इसके तत्काल बाद वॉर्नन अंकल के गरजने की, ये बेहुदा उल्लू! मैं हेडविग को तो भूल ही गया। जब हैरी अपने कमरे में वापस आया तब तक बाहर का बल्ब जल चुका था। उसने हेडविग का पिंजरा उठाया, भागकर खिड़की तक आया और पिंजरा रॉन को दे दिया। वो खिड़की की मुंडेर पर चढ़ ही रहा था कि तभी वॉर्नन अंकल ने खुले ताले वाले दरवाजे पर हथौड़ा मारा और वो झटके से खुल गया। एक पल के लिए तो वॉर्नन अंकल दरवाजे पर ही किसी मूर्ति की तरह स्तब्ध खड़े रह गए। फिर भड़के हुए सांड की तरह गरजते हुए उन्होंने हैरी की तरफ छलांग लगाई और उसके पैर के पंजे को पकड़ लिया। रॉन, फ्रेड और जॉर्ज हैरी के हाथ को पकड़कर पूरी ताकत से खींच रहे थे। पिटूनिया, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है! वॉर्नन अंकल गरजे। बिजली बंधुओं ने एक जोरदार झटका दिया और हैरी का पैर वॉर्नन अंकल की पकड़ से छूट गया। जैसे ही हैरी कार में आया, उन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। रॉन चीखा, गाड़ी भगाओ फ्रेड! और कार चांद की तरफ बढ़ने लगी। हैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो आज़ाद था। उसने कार की खिड़की का कांच नीचे कर लिया और रात की हवा उसके बाल उड़ाने लगी। उसने मुड़कर प्रिवेट ड्राइव की छोटी होती जा रही छतों की तरफ देखा। वॉर्नन अंकल, पिटूनिया आंटी और डडली मुंह फाड़कर हैरी की खिड़की से बाहर लटक कर झांक रहे थे। हैरी चिल्लाया, अगली गर्मियों में मिलेंगे। बिजली बंधु हंसी के मारे दोहरे हो गए और हैरी मुंह फाड़कर मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर आराम से बैठ गया। उसने रॉन से कहा, हेडविग को बाहर निकाल दो, वो हमारे पीछे उड़ सकती है। उसने एक ज़माने से अपने पंख नहीं फैलाए हैं। जॉर्ज ने रॉन को हेयर पिन दी और एक पल बाद हेडविग खुशी से खिड़की के बाहर उड़ रही थी। वो उड़ते समय किसी भूत की तरह लग रही थी। तो अब पूरी कहानी सुनाओ हैरी, क्या हुआ था? रॉन ने अधीरता से कहा। हैरी ने उन लोगों को बताया जो भी घटना डॉबी को लेकर हुई थी। उसने डॉबी की चेतावनी और पुडिंग की दुर्घटना भी बताई। जब उसने पूरी बात कर ली तो सदमे भरी एक लंबी खामोशी छा गई। आखिरकार फ्रेड बोला, बड़ा संदिग्ध मामला है। जॉर्ज सहमत था। निश्चित रूप से चालबाजी है। तो उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये साजिश कौन कर रहा था? हैरी ने कहा, मुझे नहीं लगता था कि वो बता सकता था। मैंने तुम्हें बताया ना, हर बार जब भी वो कोई महत्वपूर्ण बात बताने वाला होता था तो दीवार पर अपना सिर ठोकने लगता। उसने देखा कि जॉर्ज और फ्रेड एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझसे झूठ बोल रहा था? हैरी ने पूछा। फ्रेड ने कहा, इसे इस तरह से समझो, घरेलू जिन्नों के पास जादू की काफ़ी शक्ति होती है, परंतु आमतौर पर वे अपने मालिकों की अनुमति के बिना इसका प्रयोग नहीं करते। मेरा अंदाज़ा है कि डॉबी को तुम्हारे पास इसलिए भेजा गया था ताकि तुम हॉगवर्ट्स वापस ना लौटो। किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है? क्या स्कूल में तुम्हारा कोई दुश्मन है? हाँ, हैरी और रॉन तत्काल एक साथ बोले। ड्रैको मैलफॉय, वो मुझसे नफरत करता है, हैरी ने स्पष्ट किया। ड्रैको मैलफॉय? लूसियस मैलफॉय का बेटा तो नहीं? जॉर्ज ने मुड़ते हुए कहा। वही होगा, ये कोई बहुत प्रचलित सरनेम नहीं है। क्यों? हैरी बोला, मैंने उसके डैडी के बारे में सुना है। तुम जानते हो कौन का वो बहुत बड़ा समर्थक था, और जब तुम जानते हो कौन गायब हो गया
तो लूसियस मैल्फॉय ये कहते हुए वापस लौट आया था कि उसे गलत समझा गया था। फालतू की बकवास। डैडी सोचते हैं कि वो तुम जानते हो कौन के सबसे खास लोगों में एक था। फ्रेड ने हैरी की तरफ गर्दन मोड़ते हुए कहा। हैरी ने मैल्फॉय परिवार के बारे में ये अफवाहें पहले भी सुनी थी और उन्हें सुनकर उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ड्रैको मैल्फॉय के सामने डडली डजली एक दयालु, विचारशील और संवेदनशील बच्चा नजर आता था। हैरी ने कहा, मैं नहीं जानता था कि मैल्फॉय परिवार के पास कोई घरेलू जिन्न है भी या नहीं। फ्रेड बोला, देखो, जो भी उसका मालिक होगा वो कोई पुराना जादूगर परिवार होगा और बहुत अमीर होगा। मम्मी हमेशा कहती हैं कि काश हमारे बच्चों के पास प्रेस करने के लिए एक घरेलू जिन्न होता। जॉर्ज ने कहा, परंतु हमारे पास तो बस अटारी में एक गंदा बूढ़ा पिशाच है और बगीचे में बौने। घरेलू जिन्न बहुत पुरानी जागीरों और महलों जैसी जगह पर रहते हैं, वो हमारे घर में नहीं हो सकते। हैरी खामोश था। चूंकि ड्रैको मैल्फॉय के पास हर चीज आमतौर पर सर्वश्रेष्ठ होती थी और उसका परिवार बहुत अमीर था, इसलिए वो कल्पना कर सकता था कि मैल्फॉय एक बड़ी जागीर के महल में अकड़ कर चल रहा है। परिवार के सेवक को भेजकर हैरी को हॉगवर्ट्स पहुंचने से रोकने की हरकत भी ठीक वैसी ही थी जो मैल्फॉय कर सकता था। क्या हैरी इतना मूर्ख था कि उसने डॉबी की बातों को गंभीरता से ले लिया? रॉन ने कहा, चाहे जो भी हो, मुझे खुशी है कि हम तुम्हें लेने आ गए। जब तुमने मेरे एक भी खत का जवाब नहीं दिया तो मैं चिंतित हो गया था। मैं पहले यही सोचता रहा कि एरल की गलती है। एरल कौन है? हमारा उल्लू, वो बहुत बूढ़ा हो गया है। ये पहली बार नहीं होगा जब उसने खत ना पहुंचाया हो, इसलिए मैंने हरमीस को लेने की कोशिश तो की थी। किसको? उस उल्लू को जिसे मम्मी डैडी ने पर्सी को प्रीफेक्ट बनने पर खरीद कर दिया था। फ्रेड आगे की सीट से बोला, परंतु पर्सी उसे उधार देने को तैयार नहीं हुआ। रॉन ने बताया, उसने कहा कि उसे उसकी ज़रूरत थी। जॉर्ज ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, पर्सी इन छुट्टियों में बहुत अजीब सा व्यवहार कर रहा है। वो बहुत सी चिट्ठियां भेज रहा है और ज़्यादातर समय अपने कमरे में बंद रहता है। मेरा मतलब है, कोई प्रीफेक्ट अपने बिल्ले को आखिर कितनी बार पॉलिश कर सकता है? तुम पश्चिम दिशा में ज़्यादा आगे जा रहे हो फ्रेड। उसने डैशबोर्ड पर लगे दिशा सूचक यंत्र की तरफ इशारा किया। फ्रेड ने स्टीयरिंग घुमाई। क्या तुम्हारे डैडी जानते हैं कि तुम उनकी कार लाए हो? हैरी ने पूछा और जवाब का अंदाजा लगा लिया। अरे नहीं, उन्हें रात को ऑफिस में काम था। उम्मीद है कि हम गैरेज में कार वापस खड़ी कर देंगे और माँ को भी पता नहीं चल पाएगा कि हमने कार उड़ाई थी। रॉन ने कहा, वैसे तुम्हारे डैडी जादू मंत्रालय में क्या काम करते हैं? रॉन ने कहा, वे सबसे बोरिंग विभाग में काम करते हैं, मगलू वस्तु दुरुपयोग विभाग। क्या? इसका संबंध जादूगरों द्वारा मगलुओं की चीजों पर जादू करने से है, ताकि कहीं वे बाद में गलती से किसी मगलू की दुकान या घर पर न पहुंच जाएं। जैसे पिछले साल एक बूढ़ी जादूगरनी मर गई और उसका टी सेट मगलुओं की पुरानी वस्तुओं की दुकान में पहुंच गया। एक मगलू महिला उसे खरीद कर ले गई, उससे अपने मित्रों को चाय पिलाने लगी। ये एक बुरे सपने की तरह था। डैडी को हफ्तों तक ओवर टाइम करना पड़ा। क्या हुआ था? केतली बेकाबू हो गई थी। उसने उबलती हुई चाय सब तरफ फैला दी थी। यही नहीं, एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ क्योंकि शुगर क्यूब उठाने वाले चिमटे ने उसकी नाक को कसकर पकड़ लिया था। डैडी को पागलों की तरह काम करना पड़ा। ऑफिस में वो और बूढ़े पार्किंसी थे जिन्हें इस मामले को दबाने के लिए याददाश्त मिटाने के मंत्र पढ़ने पड़े और बाकी सारी चीज़ें करनी पड़ी। परंतु तुम्हारे डैडी ये कार? फ्रेड हंसा। हाँ, डैडी मगलुओं की हर चीज़ के दीवाने हैं। हमारा गैरेज मगलुओं के सामान से भरा है। वे उनका पुर्जा खोलकर उस पर मंत्र पढ़ते हैं और फिर पुर्जों को जोड़ देते हैं। अगर वो अपने ही घर पर छापा मारे तो उन्हें खुद को सीधे गिरफ्तार करना पड़ेगा। इससे माँ गुस्से में पागल हो जाती हैं। जॉर्ज ने विंड स्क्रीन के नीचे झांका। वो रही मुख्य सड़क। हम वहाँ 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। ये ठीक भी रहेगा क्योंकि उजाला होने वाला है। पूर्व दिशा में आसमान में हल्की गुलाबी चमक दिख रही थी। फ्रेड ने कार थोड़ी नीचे की। अब हैरी को खेतों और पेड़ों की काली आकृतियाँ दिखीं। जॉर्ज ने कहा, हम अपने गांव से थोड़ा बाहर हैं जिसका नाम है ऑट्री सेंट कैचपोल।
उड़ने वाली कार नीचे उतरती गई। चमकते लाल सूरज का किनारा पेड़ों के बीच में चमक रहा था। उतर गए, फ्रेड बोला जब कार हल्के झटके के साथ जमीन पर उतरी। वे एक छोटे अहाते में एक टूटे फूटे गैरेज के पास उतरे और हैरी ने पहली बार रॉन का घर देखा। ऐसा दिख रहा था मानो पत्थर से बना सुअर का कोई बड़ा दड़बा हो और बाद में इसमें यहाँ वहाँ अतिरिक्त कमरे बनाए गए हों जब तक कि यह कई मंजिल ऊंचा नहीं हो गया। रॉन का घर इतना टेढ़ा दिख रहा था जैसे जादू के बल पर खड़ा है। हैरी ने सोचा हो सकता है ये जादू के बल पर ही खड़ा हो। 4-5 धुएं वाली चिमनियां लाल छत के ऊपर टिकी हुई थीं। प्रवेश द्वार के पास जमीन पर एक तिरछा साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था द बरो। घर के प्रवेश द्वार के पास वेलिंगटन जूतों का ढेर लगा हुआ था और बहुत सी जंग लगी कड़ाही रखी थी। कई मोटी मुर्गियां आंगन में चोंच मारती हुई घूम रही थीं। रॉन बोला, घर कोई खास नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया है। हैरी ने प्रिवी ड्राइव के बारे में सोचते हुए खुशी खुशी कहा। वे कार से बाहर उतर गए। फ्रेड बोला, अब हम चुपचाप ऊपर की मंजिल पर चलते हैं और इंतज़ार करते हैं कि मम्मी हमें नाश्ते के लिए बुलाएं। फिर रॉन, तुम सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आना, मम्मी से कहना देखो रात में कौन आया है। फिर वो हैरी को देखकर खुश हो जाएंगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, आ जाओ हैरी, मेरा कमरा वहाँ है, रॉन बोला। रॉन के चेहरे का रंग अचानक मटमैला हो गया। उसकी आंखें घर पर जमी हुई थी। बाकी तीनों पीछे देखने के लिए घूमे। मिसेस वीजली मुर्गियों को तितर बितर करते हुए आंगन के पार आ रही थी। खास बात यह थी कि नाटी मोटी और दयालु चेहरे वाली ये महिला इस समय खूंखार शेरनी की तरह दिख रही थी। आह, फ्रेड बोला। मिसेस वीजली उनके सामने आकर रुक गईं। कमर पर हाथ रखकर वे अपराधी भाव वाले एक चेहरे से अपराधी भाव वाले दूसरे चेहरे की तरफ देख रही थी। उन्होंने फूलों के प्रिंट वाला एप्रन पहन रखा था और उनकी जेब से एक छड़ी बाहर निकल रही थी। तो जॉर्ज ऐसी आवाज़ में बोला जो उसके गुड मॉर्निंग मम्मी, जॉर्ज ऐसी आवाज़ में बोला जो उसके हिसाब से बहुत जोशीली और सम्मोहक थी। मिसेस वीजली कहर ढाने वाले अंदाज में फुसफुसाई, तुम्हें पता है मैं कितनी चिंता कर रही थी। सॉरी मम्मी, पर हमें ये करना ही था। मिसेस वीजली के तीनों बेटे उनसे लंबे थे, परंतु अपनी माँ के गुस्से के सामने उनकी गर्दनें झुक गईं। बिस्तर खाली, कोई चिट्ठी नहीं, कार गायब, दुर्घटना हो सकती थी। मैं चिंता के मारे पागल हो रही थी, परंतु तुम्हें जरा भी परवाह नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ ये नहीं चलेगा। जरा ठहरो, तुम्हारे डैडी को लौटने दो। हमें कभी बिल, चार्ली या पर्सी ने इतना परेशान नहीं किया। पर्सी तो आदर्श है, फ्रेड बुदबुदाया। पर्सी को देखकर तुम कुछ तो शिक्षा ले सकते हो। मिसेस वीजली फ्रेड के सीने पर एक उंगली चुभाते हुए चीखी, तुम्हारी जान जा सकती थी, तुम्हें कोई देख सकता था, तुम्हारे पिता की नौकरी जा सकती थी। ऐसा लगा जैसे उनकी डांट घंटों चली। चिल्ला चिल्ला कर मिसेस वीजली का गला बैठ गया। तब जाकर वो हैरी की तरफ मुड़ी जो पीछे दुबक गया था। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे अंदर आओ और नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। वे पलटकर घर के अंदर चली गईं। हैरी घबरा कर रॉन की तरफ देखने लगा, परंतु रॉन ने जब उसका उत्साह बढ़ाते हुए सिर हिलाया तो हैरी उनके पीछे चल दिया। किचन छोटा था, जगह कम थी। ठीक बीच में लकड़ी की टेबल कुर्सियां रखी थी। हैरी चारों तरफ देखते हुए कुर्सी के कोने पर बैठ गया। वो इससे पहले कभी किसी जादूगर के घर नहीं गया था। सामने एक दीवार घड़ी लगी थी जिसमें सिर्फ एक कांटा था, उसमें अंक नहीं थे। उनके बजाय इसके किनारे पर इस तरह की बातें लिखी थी जैसे चाय बनाने का समय, मुर्गियों को दाना डालने का समय और तुम्हें देर हो गई है। ऊपर की अलमारी में पुस्तकें 3 लाइनों में गहराई तक एक के ऊपर एक लगी हुई थी। पुस्तकों के शीर्षक इस तरह थे, अपने खुद के बनाए पनीर पर जादू करें, बेकिंग का जादू, 1 मिनट में दावत जादू से। और हैरी के कान उसे धोखा नहीं दे रहे थे तो सिंक के पास रखे पुराने रेडियो से अभी भी घोषणा आ रही थी कि जल्द ही जादूगरनियों का फरमाइशी कार्यक्रम पेश होने वाला है जिसमें लोकप्रिय जादूगरनी सेलेस्टिना बारवेक गाएंगी। मिसेस वीजली चारों तरफ घूमते हुए खड़खड़ कर रही थी और नाश्ता बना रही थीं। अपने बेटों को गुस्से से घूरते हुए उन्होंने फ्राइंग पैन में कबाब डाले। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उन्होंने हैरी को आश्वस्त किया और उसकी प्लेट में 8-9 कबाब डाल दिए।
आर्थर और मैं भी तुम्हें लेकर परेशान थे। पिछली रात को ही हम बात कर रहे थे कि अगर तुम शुक्रवार तक रॉन की चिट्ठी का जवाब नहीं दोगे तो हम खुद तुम्हें लेने आएंगे। परंतु ये तो हद हो गई है। एक गैर कानूनी कार उड़ाकर आधे देश की सैर करना कोई भी तुम्हें देख सकता था। अब वे हैरी की प्लेट में 3 तले अंडे रख रही थी। उन्होंने लापरवाही से सिंक में रखे बर्तनों की तरफ अपनी छड़ी हिलाई। बर्तन अपने आप साफ होने लगे। उनके टकराने की हल्की हल्की आवाजें आने लगी। आसमान में बादल थे मम्मी, फ्रेड बोला। खाते समय अपना मुंह बंद रखो, मिसेस बीजली ने डांटते हुए कहा। जॉर्ज ने कहा, मम्मी वे उसे भूखा रखते थे। और तुम भी चुप रहो, मिसेस बीजली बोली। परंतु ये सुनने के बाद वे थोड़ी नरमी से हैरी के लिए ब्रेड काट कर उस पर मक्खन लगाने लगी। उसी पल ऐसा व्यवधान हुआ जिससे बातचीत का विषय बदल गया। लाल बालों वाली एक छोटी लड़की लंबी नाइट ड्रेस में किचन में आई, चीखी और दौड़कर बाहर चली गई। रॉन ने धीमे से हैरी को बताया, जीनी मेरी बहन, वो पूरी गर्मियों भर तुम्हारी बातें करती रही। हाँ हैरी, वो तुम्हारा ऑटोग्राफ भी लेना चाहेगी, फ्रेड ने मुस्कुराते हुए कहा। परंतु तभी उसकी आंखें अपनी माँ की आंखों से मिली और आगे कुछ बगैर कहे उसने अपनी प्लेट पर चेहरा झुका लिया। चारों प्लेटें खाली होने तक किसी ने कुछ नहीं कहा, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम समय लगा। फ्रेड ने जम्हाई लेते हुए कहा, ओफो, मैं बहुत थक गया हूँ। उसने अपना छुरी कांटा रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि सो जाऊं। तुम सोगे नहीं, तुम अपनी गलती की वजह से सारी रात जागे हो। आज बगीचे के बौनों का सफाया करोगे, वे हाथ से निकलते जा रहे हैं। ओ मम्मी, और तुम दोनों भी, उन्होंने रॉन और जॉर्ज पर कहर ढाती निगाहें डालते हुए कहा। परंतु हैरी की तरफ देखकर बोली, तुम सोने जा सकते हो बेटा, तुमने इनमें से किसी को उस कमबख्त कार को उड़ाने के लिए नहीं कहा था। परंतु हैरी को नींद नहीं आ रही थी। वो बोला, मैं रॉन की मदद करूंगा, मैंने कभी बौनों का सफाया होते नहीं देखा है। मदद करने का इरादा तुम्हारा अच्छा है बेटे, परंतु ये काम नीरस है, मिसेस वीजली ने कहा। चलो देखते हैं इस विषय में लॉकहार्ट क्या कहते हैं। उन्होंने अपनी अलमारी में रखी किताबों के ढेर से किताब खींच कर निकाली। जॉर्ज ने दर्द भरी आह निकाली। मम्मी, हमें मालूम है बगीचे से बौनों का सफाया कैसे होता है। हैरी ने मिसेस वीजली के हाथों में रखी पुस्तक का कवर देखा। उस पर चमकदार सुनहरे अक्षरों में लिखा था, गिल्डरॉय लॉकहार्ट की घरेलू कीटनाशक मार्गदर्शिका। आगे एक बड़ा चित्र था जिसमें उड़ते सुनहरे बालों और चमकती नीली आंखों वाला एक बहुत ही आकर्षक जादूगर था, जैसा कि जादू की दुनिया में होता था। चित्र हिल रहा था। हैरी समझ गया कि यही गिल्डरॉय होगा। वो जादूगर सबकी तरफ ढीठ अंदाज में आंख मारता रहा और मिसेस वीजली उसे देखकर खुश होती रही। उन्होंने कहा है, बड़े कमाल के जादूगर हैं, घरेलू कीटों के बारे में वो सब कुछ जानते हैं। इस पुस्तक का कोई जवाब नहीं। फ्रेड ने सबको सुनाई देने वाली फुसफुसाहट में कहा, मम्मी लॉकहार्ट की बहुत बड़ी फैन है। मिसेस वीजली के गाल गुलाबी हो गए जब वो बोली, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। अच्छा ठीक है, अगर तुम लोगों को लॉकहार्ट से ज्यादा ज्ञान है तो जाओ ये काम करो। मैं बगीचे की जांच करने आऊं तो मुझे एक भी बौना मिला तुम्हारी खैर नहीं। उबासी लेते और बड़बड़ाते हुए वीजली बंधु धीमे कदमों से बाहर निकल गए। हैरी उनके पीछे था। बगीचा बड़ा था और हैरी के हिसाब से ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा बगीचे को होना चाहिए। डसली दंपत्ति को ये पसंद नहीं आया होता। इसमें बहुत सी खरपतवार उग गई थी और घास भी बड़ी हो गई थी। इसकी दीवार के चारों तरफ गांठदार पेड़ थे। हर क्यारी में ऐसे पौधे लगे थे जिन्हें हैरी ने पहले कभी नहीं देखा था। और मेंढकों से भरा एक बड़ा तालाब था। जोरदार हाथापाई की आवाज आई, झाड़ी हिली और रॉन सीधा खड़ा हो गया। ये एक बौना है, उसने संजीदगी से कहा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बौना चीखा। ये बौना क्रिसमस के समय उगने वाले पौधों की तरह कतई नहीं था। ये छोटा और चमड़े जैसा दिख रहा था, जिसका बड़ा गांठदार और गंजा सिर बिल्कुल आलू जैसा था। रॉन ने उसे एक हाथ की दूरी से पकड़ रखा था। इस बीच बौना अपने सींगदार छोटे पैरों से उसे मारने की कोशिश कर रहा था। रॉन ने उसे टखनों के पास से पकड़ा और उल्टा लटका दिया। रॉन बोला, यही करना पड़ता है। उसने बौने को अपने सिर के ऊपर उठाया और फंदे की तरह गोल गोल चक्कर लगाकर घुमाने लगा। हैरी के चेहरे पर सदमे के भाव देखकर रॉन ने कहा, इससे उसे चोट नहीं लगती, बस आपको सचमुच चकराना होता है ताकि दोबारा वो बिल का रास्ता न खोज लें।
फिर बोने के टखने छोड़ दिए। वो हवा में 20 फुट उड़ा और धम्म की आवाज़ के साथ बागड़ के उस पार मैदान में जाकर गिर गया। कोई खास नहीं, फ्रेड बोला, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरा बोना उस ठूंठ के पार गिरेगा। हैरी ने जल्दी ही सीख लिया कि बोनों के लिए दुखी नहीं होना है। जब उसने पहला बोना पकड़ा तो उसने फैसला किया कि वो सिर्फ बागड़ के पार फेंकेगा, परंतु बोने ने उसकी कमजोरी भांप ली और अपने ब्लेड जैसे नुकीले दांत हैरी की उंगली में गड़ा दिए। हैरी को उसे खुद से दूर हटाने के लिए कोशिश करनी पड़ी जब तक ये आवाज़ नहीं आई, वाह हैरी, ये 50 फुट दूर गिरा होगा। हवा जल्दी ही उड़ते हुए बोनों से भर गई। देखो, ये ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होते, जॉर्ज ने 5-6 बोनों को एक साथ पकड़ते हुए कहा। उन्हें जैसे ही पता चलता है कि बोनों का सफाया हो रहा है तो वो देखने के लिए बाहर निकल आते हैं। अब तक तो उन्हें अंदर रहना सीख लेना चाहिए था। जल्दी ही मैदान में गिरे बहुत से बोने अलग अलग लाइनें बनाकर दूर जाने लगे। उनके छोटे कंधे झुके हुए थे। जब वे बोनों को मैदान की दूसरी तरफ की बागड़ में गायब होते देख रहे थे तो रॉन बोला, वे दोबारा लौट आएंगे, ये जगह उन्हें बहुत पसंद है। डैडी उनके प्रति बहुत नर्म हैं, उन्हें बोने बहुत मज़ेदार लगते हैं। तभी अगला दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ। जॉर्ज ने कहा, वे लौट आए हैं, डैडी घर आ गए हैं। वे लोग बगीचे से जल्दी जल्दी भागते हुए घर में घुस गए। मिस्टर वीजली अपना चश्मा उतार चुके थे, आंखें बंद करके किचन में एक कुर्सी पर बैठे थे। वे दुबले थे और गंजे हो रहे थे, परंतु उनके सिर पर जो थोड़े बहुत बाल बचे थे वे भी उनके बच्चों की तरह लाल थे। उन्होंने हरा लंबा दुशाला पहना था जो यात्रा की वजह से धूल की सिलवटों से भर गया था। जब सब बच्चे उनके चारों तरफ बैठ गए तो वो चाय की केतली को टटोलते हुए बुदबुदाए, आज बहुत काम था, 9 छापे मारे, 9, और बूढ़े मंडंगस फ्लेचर ने तो मुझ पर हमला करने की कोशिश की जब मेरी पीठ उसकी तरफ थी। मिस्टर वीजली ने चाय का लंबा घूंट भरा और आ भरी। फ्रेड ने पूछा, कुछ मिला डैडी? मिस्टर वीजली ने उबासी लेते हुए कहा, मुझे कुछ सिकुड़ने वाली चाबियां और काटने वाली केतली मिली है। ये बहुत गंभीर सामान है जो मेरे विभाग में नहीं आता। मार्ट लेक को कुछ अजीब सी बिल्लियों के बारे में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, परंतु भगवान का शुक्र है कि ये प्रायोगिक मंत्रों की समिति का काम है। जॉर्ज ने पूछा, कोई दरवाजे की चाबियां सिकुड़ने वाली क्यों बनाता है? मगलुओं को परेशान करने के लिए। उन्हें ऐसी चाबी बेच दो जो सिकुड़ते सिकुड़ते गायब हो जाए, ताकि जब उन्हें जरूरत पड़े तो वो कभी न मिले। जाहिर है किसी को इस बात के लिए अपराधी सिद्ध करना कठिन होता है, क्योंकि कोई भी मगलू ये मानने को तैयार नहीं होगा कि उसकी चाबी सिकुड़ रही थी। वो इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी चाबी खो जाती है। तुम यकीन नहीं करोगे कि हमारे जादूगर किस तरह से चीजों पर जादू करते हैं। जैसे कारों पर? मिसेस वीजली आ गईं और लंबे पोकर को तलवार की तरह लहरा रही थी। मिस्टर वीजली की आंखें तत्काल खुल गईं। वो अपराधी भाव से अपनी पत्नी को घूरते रहे। कार माली? हाँ आर्थर, कार, मिसेस वीजली बोली, और उनकी आंखों से जैसे चिंगारियां निकल रही थीं। जरा कल्पना करो कि एक जादूगर एक जंग लगी पुरानी कार खरीदता है और अपनी पत्नी से कहता है वो सिर्फ इसके पुर्जे अलग अलग करके देखना चाहता है कि किस तरह काम करती है, जबकि दरअसल वो इसे उड़ाने के लिए जादू करना चाहता है। मिस्टर वीजली पलकें झपकाने लगे। डार्लिंग, मैं सोचता हूँ कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो ये काम कानून के भीतर रहकर कर रहा है। हालांकि ये बेहतर होता कि वो अपनी पत्नी को सच्चाई बता देता, पर तुम्हें ये पता नहीं है कि कानून में एक बचाव का रास्ता है कि जब तक वो कार उड़ाने का इरादा न रखता हो तब तक ये तथ्य है कि कार नहीं उड़ सकती और उससे अपराधी नहीं। आर्थर वीजली, जब तुमने कानून लिखा था तो तुमने जानबूझकर इसमें बचाव का रास्ता छोड़ा था ताकि तुम अपने गैरेज में मगलुओं के कबाड़ के साथ उठा पटक करते रहो। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हैरी आज सुबह उसी कार में आया है जिसे तुम उड़ाने का इरादा नहीं रखते थे। मिसेस वीजली चिल्लाकर बोली। हैरी? कौन हैरी? मिस्टर वीजली ने पूछा। उन्होंने चारों तरफ देखा। हैरी को देखकर उछल गए। हे भगवान, क्या ये हैरी पॉटर है? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रॉन ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। तुम्हारे बेटे कल रात को कार उड़ाकर हैरी के घर तक गए थे और उसे यहाँ ले आए हैं। इसके बारे में तुम्हें क्या कहना है? क्या सचमुच? कार कैसी उड़ी? मेरा मतलब है। परंतु जब उन्होंने मिसेस वीजली की आंखों से अंगारे निकलते देखे तो टकते हुए बोले, तुमने बहुत गलत काम किया है लड़कों, सचमुच तुमने बहुत गलत काम किया है। जैसे ही मिसेस वीजली किसी बड़े मेढक की तरह फूलने लगी,
रॉन ने हैरी से बुदबुदा कर कहा, हम इन्हें आपस में ये मामला निपटाने देते हैं। वे किचन के बाहर निकले, एक सकरे गलियारे से होते हुए ऊबड़ खाबड़ सीढ़ियों पर आए जो लहराती हुई घर के ऊपरी हिस्से में जा रही थी। तीसरी मंजिल का दरवाज़ा आधा खुला था। हैरी को उसमें से चमकती भूरी आंखें दिखीं जो उसकी तरफ घूर रही थीं। इसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया। जिनी, तुम नहीं जानते कि शर्माना उसके लिए कितनी अजीब बात है। वो आमतौर पर कभी चुप नहीं रहती, रॉन ने कहा। वे 2 मंजिल और चढ़े जब तक ऐसे दरवाजे में नहीं पहुंचे जिसका पेंट उखड़ा हुआ था और जिस पर एक छोटी तख्ती लगी थी, रोनाल्ड का कमरा। हैरी अंदर घुसा। उसका सिर कमरे के लगभग ढलवा छत को छू रहा था। उसने पलकें झपकाई, ऐसा लग रहा था जैसे किसी भट्टी में घुस गया हो, क्योंकि रॉन के कमरे में लगभग हर चीज भड़कीले नारंगी रंग की थी। फिर हैरी को एहसास हुआ कि रॉन ने फटे पुराने वॉलपेपर को 7 जादूगरनियों और जादूगरों के पोस्टर से ढक रखा है जो सब भड़कीले नारंगी दुशाले पहने हैं, जादुई झाड़ू थामे उत्साह से हाथ हिला रहे थे। तुम्हारी विडिश टीम? हैरी ने पूछा। द चडली कैनन्स, रॉन ने नारंगी चादर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस पर काले अक्षरों में 2 बड़े सी लिखे थे और तेज गति से चलता तोप का गोला बना था। लीग में 9वें स्थान पर। रॉन की स्कूल की मंत्रों वाली किताबों का ढेर एक कोने में अस्त व्यस्त तरीके से लगा था। पास एक कॉमिक्स का ढेर था जिन सभी में पागल मगलू मार्टिन मिक्स के रहस्यमय कारनामे थे। रॉन की जादुई छड़ी मछली के टैंक के ऊपर पड़ी थी। उसके बगल में रॉन का मोटा भूरा चूहा स्कैबर्स लेटा था जो सूरज की रोशनी में झपकी ले रहा था। हैरी फर्श पर पड़े फिटने वाले ताश के पत्तों की गड्डी को लांघते हुए छोटी खिड़की से बाहर देखने लगा। नीचे मैदान में उसे बौनों का झुंड दिख रहा था जो एक एक करके बगीचे की बागड़ में दोबारा अंदर घुस रहे थे। फिर वो रॉन की तरफ देखने के लिए पलटा जो उसकी तरफ लगभग अधीरता से देख रहा था, जैसे उसकी राय जानने के लिए इंतजार कर रहा हो। ये थोड़ा छोटा है, रॉन ने तत्काल कहा। उस कमरे की तरह नहीं जो उन मगलुओं के साथ रहते समय तुम्हारे पास था, और मैं सीधे अटारी में रहने वाले पिशाच के नीचे रहता हूँ जो हमेशा पाइप को जोर जोर से बजाता रहता है और चीखता रहता है। परंतु हैरी एक चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, मैं जितने भी घरों में रहा हूँ उनमें ये सबसे अच्छा घर है। रॉन के कान गुलाबी हो गए।